नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनसीसी रैली को संबोधित किया। कहा, जब पूरा विश्व भारत की ओर आशा से देख रहा है, हमारे ऊपर, खासकर युवाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 164 करोड़ 44 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज दक्षिणी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने भाजपा के 12 विधायकों के 1 साल के निलंबन के महाराष्ट्र विधानसभा के प्रस्ताव को खारिज किया। फिलीपींस की नौसेना को ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल देने के लिए भारत और फिलीपींस ने 37 करोड़ 50 लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ओमान के मस्कट में एशिया कप महिला हॉकी के फाइनल में आज दक्षिण कोरिया का मुकाबला जापान से होगा। राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। दूसरे सेमीफाइनल में डेनिल मेदवेदेव और स्टेफनो सित्सिपास के बीच मुकाबला जारी। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया आज भारत को बड़ी उम्मीद से देख रही है। ऐसे समय में हमारे कंधों पर, विशेष रूप से युवा शक्ति पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली कैंट में करियप्पा परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर की पीएम रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस साल देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और युवा इस तरह के ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनते हैं तो हमें अपनी युवा शक्ति की झलक दिखाई देती है। 2047 में जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे तो हम अपने सपनों को साकार होता देखेंगे। हमारे युवाओं ने भारत को स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में पहुंचा दिया है। ये हजारों स्टार्टअप देश की किसी न किसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बने हैं। कोई कृषि क्षेत्र में, कोई सप्लाई चेन को सुधारने के लिए, कोई शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए कुछ नया कर रहा है। इनमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा है। जिस देश का युवा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ने लगता है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। खेल के मैदान में भारत की सफलता भी इसी का एक बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोविड के दौरान 50 से अधिक यूनिकॉर्न्स 7,500 करोड़ रुपए की लागत से अस्तित्व में आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी लोग मिलकर देश की समस्याओं का हल निकाल रहे हैं और राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि जब कोई भारतीय खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उसके साथ 130 करोड़ भारतीय खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी केवल पदक के लिए नहीं बल्कि दुनिया में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए खेलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान भी हमारे देश ने वायरस से लड़ने में अपनी अदम्य भावना दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में प्रवेश ले रही हैं और वायु सेना में लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लड़कियों को एनसीसी में शामिल किया जाए। आप सभी युवा वोकल फॉर लोकल के अभियान में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर भारत के युवा ठान लें कि जिस चीज के निर्माण में किसी भारतीय का श्रम लगा है, किसी भारतीय का पसीना बहा है, सिर्फ वही चीज इस्तेमाल करेंगे तो भारत का भाग्य तेज गति से बदल सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीसी कैडेटों से आग्रह किया कि वे समाज में बड़ा बदलाव लाने के लिए अपने शहर और जिलों में टीमें बनाएं, जिससे पुनीत सागर अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज से अगले 25 साल तक हमें अपने राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए अपने सभी कार्य करने हैं। इसी तरह आजादी के अमृतकाल में आज से लेकर अगले 25 वर्ष हम सबको, आपको, अपनी प्रवृत्तियों को, अपने कार्यों को देश के विकास के साथ, देश की अपेक्षाओं के साथ, देश की आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। आज देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सलामी गार्ड का निरीक्षण किया। एनसीसी कैडेटों के सैन्य करतब, स्लिदरिंग, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, पैरासेलिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे। प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ कैडेट को पदक और छड़ी प्रदान किए। रैली कार्यक्रम एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का अंतिम दिन होता है, जो कि प्रतिवर्ष 28 जनवरी को आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल शाम नाम वापस लेने के बाद बहुकोणीय मुकाबलों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। इस चरण की 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। मथुरा और मुजफ्फरनगर सीटों के लिए सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि इगलास सीट के लिए सबसे कम 5 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। इस चरण में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 9 सीट सहित 58 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होगा। प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को 9 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होगा। इनमें 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। इसके साथ ही 2 अन्य राज्यों गोवा और उत्तराखंड में भी एक ही चरण में चुनाव कराया जा रहा है। गोवा की 40 और उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए इसी चरण में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और दोनों राज्यों में एक ही चरण में कराए जाने वाले 14 फरवरी के मतदान के लिए पर्चे भरने की आज आखिरी तारीख है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण में कल शाम तक उत्तर प्रदेश में 412, गोवा में 310 और उत्तराखंड में 448 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 15 सीटें सुरक्षित हैं। इसके अलावा पंजाब में एक ही चरण में राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण और पंजाब के एक ही चरण के लिए 1 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 2 फरवरी को पर्चों की जांच की जाएगी। 4 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। कल शाम तक तीसरे चरण के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 42, जबकि पंजाब में एक ही चरण में 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए 103 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना कल जारी की गई। पहले ही दिन 14 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। चुनाव के चौथे चरण के लिए 3 फरवरी तक नामांकन भरे जा सकेंगे और पर्चों की जांच 4 फरवरी को की जाएगी, जबकि 7 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतगणना 10 मार्च को होगी। कोविड महामारी और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्वाचन आयोग सुरक्षित चुनाव करवाने पर ध्यान दे रहा है। आकाशवाणी समाचार, चुनाव डेस्क। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। कल तक कुल 40 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 310 नामांकन दाखिल किए गए थे। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार एडवोकेट अमित पालेकर ने सेंट्रल क्रूज निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी का नामांकन भरा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एडवोकेट अमित पालेकर ने आज सेंटा क्रूज निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। बेनाउलिम से एंथनी डायस कांग्रेस, फातोरडा से सियोला वाज टीएमसी, फिलिप नेरी रोड्रिगेज एनसीपी वेवली से नामांकन भी दाखिल किया और दाखिल करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। सोमवार 31 तारीख को नाम वापसी का आखिरी दिन है और उसके बाद चुनावी मैदान का परिदृश्य स्पष्ट होगा। हालांकि उम्मीद है कि कई प्रमुख क्षेत्रों में बहुकोणीय कड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जोर देने के साथ प्रचार गोवा में जारी है। मुकेश थली, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज 2 और उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा में शामिल हुए उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को टिहरी से मैदान में उतारा है। डोईवाला से बृजभूषण गैरोला को उम्मीदवार बनाया गया है। डोईवाला से मौजूदा विधायक और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।
भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से डॉ जगमोहन सिंह राजू को, पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ उतारा है। इससे पहले भाजपा ने कल पंजाब के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की थी। इस बीच कांग्रेस ने गोवा की पोरेम विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे की जगह रंजीत राणे को मैदान में उतारा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को वर्ष 2022-23 का पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बजट मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएगा। सांसदों और जनता तक बजट दस्तावेज निर्बाध पहुंचाने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया था। एक रिपोर्ट। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से केंद्रीय बजट के 14 दस्तावेज पूरी तरह देखे जा सकते हैं। इनमें बजट भाषण, बजट और अनुदान मांगों के लिए सामान्य रूप में प्रचलित वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल हैं। ये मोबाइल ऐप एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस ऐप को केंद्रीय बजट के वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। नए भारत के निर्माण में आप अपना कर्तव्य निभाइए। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हुए क्वार्टर की ETDS स्टेटमेंट फाइल करें 31 जनवरी 2022 तक और लेट फीस या जुर्माने से बचें। सभी टैक्स डिडक्टर्स रजिस्टर करें tdscpc.gov.in पर। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केवल 19 दिनों में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र लोगों को 1 करोड़ से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान लगातार ऊंचाइयां छू रहा है। श्री मांडविया कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में अब तक 164 करोड़ 44 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 2,51,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए, जबकि 3,47,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.6% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,47,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए 2 डोज लेने के बाद 9 महीने में बूस्टर डोज लगवाने की सलाह दी है। फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच का जो गैप है उसमें स्टडीज थी कि शायद गैप जितना जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उसमें इम्यून रिस्पांस ज्यादा होता है कुछ लोगों में। जहां तक बूस्टर का सवाल है उसमें जो हमने वैक्सीनेशन किया विद 2 डोजेस उसके बाद इम्यूनिटी जो कम होनी शुरू होती है उसमें अबाउट 9 मंथ्स लगते हैं। उसके बाद प्रोबेबली इम्यूनिटी थोड़ी कम होनी शुरू होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि 9 मंथ्स गैप के बाद में आप बूस्टर लीजिए।
तमिलनाडु सरकार ने कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए कोविड प्रतिबंधों में ढील दी है। राज्य सरकार ने आज से रात्रि कर्फ्यू हटाने की घोषणा की है। रविवार को लॉकडाउन भी हटा दिया गया है। सरकार ने कहा है कि 1 फरवरी से पहली कक्षा से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल फिर से खोल दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कोविड संक्रमण में कमी आने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय किया है। सरकार ने सप्ताहांत कर्फ्यू को हटाने और ऑड इवन नियम के बिना बाजार खोलने का फैसला किया है। कल दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में ये निर्णय लिए गए। कोविड का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। आपसे अपील है कि इससे बचाव के लिए सतर्क रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनसीसी रैली को संबोधित किया। कहा, जब पूरा विश्व भारत की ओर आशा से देख रहा है, हमारे ऊपर खासकर युवाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 164 करोड़ 44 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज दक्षिणी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। और राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। दूसरे सेमीफाइनल में डेनिल मेदवेदेव और स्टेफनोस सित्सिपास के बीच मुकाबला जारी। उच्चतम न्यायालय ने कथित रूप से अभद्र व्यवहार के लिए भाजपा के 12 विधायकों के 1 साल के निलंबन के महाराष्ट्र विधानसभा के प्रस्ताव को आज खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार सत्रों से अलग विधायकों को निलंबित रखने का प्रस्ताव असंवैधानिक और अवैध है और ये विधानसभा की शक्तियों से परे है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की पीठ ने विधानसभा के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली 12 विधायकों की रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। वतन परस्तों की ये बस्ती है। आज की कड़ी में हम पंजाब केसरी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक लाला लाजपत राय को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था।
लोकप्रिय वे लाल बाल पाल की तिकड़ी के सदस्यों में से एक थे। इस तिकड़ी के अन्य सदस्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। तीनों ने 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद मुखर राष्ट्रवाद की नींव रखी और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। इसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक रूप से पंगु बनाने और भारतीय वस्तुओं तथा संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने में यद्यपि दो महान राष्ट्रीय नेताओं महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय का दर्शन अलग अलग था, लेकिन दोनों में एक दूसरे के लिए बेहद सम्मान था। यंग इंडिया में प्रकाशित महात्मा गांधी को लिखे एक पत्र में लाला लाजपत राय ने लिखा था, हालांकि मैं आपकी विचारधारा से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपके निष्कर्षों से काफी हद तक सहमत हूं कि हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं भारत में जबरन क्रांति लाने के प्रयासों की निरर्थकता के बारे में अधिक आश्वस्त नहीं था। गुप्त प्रचार और गुप्त समाज का अंत दीर्घ काल में इसमें भाग लेने वालों के नैतिक पतन के रूप में होता है। मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्र स्वतंत्रता का हकदार नहीं है या वो इसे हासिल नहीं कर सकेगा जो इसके लिए मुश्किल स्थितियों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा मतलब स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कष्ट उठाने से है और इसकी कमी के लिए नहीं है। 18 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु से महात्मा गांधी बहुत व्यथित थे। नवंबर 1928 के यंग इंडिया संस्करण में उन्होंने लिखा, लाला जी जैसे लोग तब तक नहीं मर सकते जब तक भारतीय आकाश में सूरज चमकता है। लाला जी का मतलब एक संस्था है। युवावस्था से ही उन्होंने अपने देश की सेवा को धर्म बना लिया। उनका राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय था, इसलिए यूरोपीय दिमाग पर उनकी पकड़ थी। यूरोप और अमेरिका में बड़ी संख्या में उनके मित्र थे। वे लाला जी से प्यार करते थे क्योंकि वे उन्हें समझते थे। एक भी जन आंदोलन के बारे में सोचना असंभव है जिसमें लाला जी नहीं पाए गए। सेवा के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने वंचित वर्गों से मित्रता की। गरीबी जहां कहीं भी पाई उस ओर ध्यान दिया। वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति में निडर थे। उनका जीवन एक खुली किताब थी। उनकी अत्यधिक स्पष्टता अक्सर उनके दोस्तों को शर्मिंदा करती थी और उनके आलोचकों को भ्रमित करती थी, लेकिन वे अपूरणीय थे। इस महान देशभक्त को हमारा नमन। हम राष्ट्रवादी फिल्म निर्माता सोहराब मोदी को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 28 जनवरी 1984 को हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से भारतीयों को सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकारों के प्रति प्रेरित किया। सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म सिकंदर के माध्यम से देशभक्त की भावना और राष्ट्रीय भावना को जगाया। ये फिल्म राष्ट्र में तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल पर आधारित थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और गांधी जी के सविनय अवज्ञा के आह्वान के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली थी। इस फिल्म को बॉम्बे सेंसर बोर्ड से स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन बाद में इसे सेना की छावनियों के कुछ थिएटरों में प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि राष्ट्रवाद के लिए फिल्म की अपील इतनी महान और प्रत्यक्ष थी कि वर्षों तक लोकप्रिय रही। इस राष्ट्रवादी फिल्म निर्माता को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक अब यहीं संपन्न हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी के साथ। भारत और फिलीपींस ने फिलीपींस की नौसेना को ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की बिक्री के लिए 37 करोड़ 50 लाख डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मनीला में आज फिलीपींस के रक्षा सचिव जेल्फिन लोरेंजाना और भारत के राजदूत शंभू कुमारन ने बिक्री के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये सौदा भारत के रक्षा उपकरणों का निर्यातक बनने के प्रयासों में एक प्रमुख उपलब्धि है।
राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। दूसरे सेमीफाइनल में रूस के डेनिल मेदवेदेव का मुकाबला ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास के बीच जारी है। इस मैच के विजेता का सामना मेलबर्न में होने वाले फाइनल मुकाबले में राफेल नडाल से होगा। एशिया कप महिला हॉकी के फाइनल में आज दक्षिण कोरिया का मुकाबला जापान से होगा। ओमान के मस्कट में दक्षिण कोरिया ने सेमीफाइनल में भारत को हराकर फाइनल में जगह बनाई। आज ही तीसरे और चौथे स्थान के लिए भारत का मुकाबला चीन से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिन में 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 85वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि ये कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके स्मरण के बाद शुरू होगा। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है बीटिंग रिट्रीट में बजाई जाने वाली धुन को। बीटिंग द रिट्रीट गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। इस खास मौके पर तीनों सेनाएं विशेष धुनें बजाकर राष्ट्रपति से अपनी बैरकों में वापस जाने की अनुमति मांगती हैं। पारंपरिक धुनों के साथ मार्च पास्ट करती सेनाएं गणतंत्र दिवस समारोह के समापन की घोषणा भी करती हैं। सैनिक मार्च करते हुए वापस जाते समय लोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा बजाते हैं। शाम 6 बजे ब्यूगलर्स रिट्रीट की धुन बजाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को उतार लिया जाता है तथा राष्ट्रगान गाया जाता है और इस प्रकार गणतंत्र दिवस के आयोजन का औपचारिक समापन होता है। आज प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की जयंती है। मेवाती घराने के गायक पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को ऐसे परिवार में हुआ था जिसने 4 पीढ़ियों तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सेवा की थी। देश विदेश में विख्यात पंडित जसराज की गायकी में शुद्ध उच्चारण और स्पष्टता मेवाती घराने की ख्याल शैली की विशिष्टता को दर्शाती है। उन्होंने कई नई बंदिशों की रचना की। उनकी जुगलबंदी जसरंगी अद्वितीय मानी जाती है। आय अचानक करत ठिठुरी, आय अचानक करत ठिठुरी, मैं दे जाऊं मन की यति गोरी। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा होने के आसार हैं। कोलकाता में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू, लेह में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनसीसी रैली को संबोधित किया। कहा, जब पूरा विश्व भारत की ओर आशा से देख रहा है, हमारे ऊपर, खासकर युवाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 164 करोड़ 44 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज दक्षिणी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने भाजपा के 12 विधायकों के 1 साल के निलंबन के महाराष्ट्र विधानसभा के प्रस्ताव को खारिज किया। फिलीपींस की नौसेना को ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल देने के लिए भारत और फिलीपींस ने 37 करोड़ 50 लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ओमान के मस्कट में एशिया कप महिला हॉकी के फाइनल में आज दक्षिण कोरिया का मुकाबला जापान से होगा। राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। दूसरे सेमीफाइनल में डेनिल मेदवेदेव और स्टेफानोस सित्सिपास के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।